हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? जल्दी चलो जल्दी। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था? हो गया था, C5H10 वाला हो गया था। बस लिखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो पेन का है? हाँ फेंको। लिखो भाई हेडिंग, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। भाई आज थोड़ा धीरे बोलूंगा, चलेगा? ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कल की क्लास आपकी हुई थी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। बीएन सर ने ली होगी ना? हाँ ठीक है। कल जाना पड़ गया था, एमडी सर की मदर एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से जाना पड़ गया था कल। ठीक है। तो रात में मुझे उस दिन फ्रेंडशिप डे वाले रात में पता लगा था। किस दिन? संडे की रात में। तो मैं उनके यहाँ था, सुभाष सर के यहाँ। 12-1 बजे तक तो वहीं था। फिर मैं 1-1:30 बजे तक घर आया। फिर 2 बजे सर का मैसेज आया, एमडी सर के भाई हैं उनका मैसेज आया कि उनकी मदर का तबीयत खराब था पिछले 6 महीनों से। तो शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। अब होता है 6 महीने कैंसर पेशेंट को बचा लेना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो एमडी सर ने तो अपना सब कुछ किया, जो भी करना था सब किया उन्होंने, द एवरी एफर्ट टू सेव हर। बट वो होता है ना, जितना टाइम है उतना ही टाइम है। फिर चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर मिल जाए, कितने भी अच्छे दवा मिल जाए, लाइफ में ऐसी सिचुएशन पता है क्यों आती है? आपको ये रियलाइज कराने के लिए आती है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप बस यहाँ कठपुतली की तरह हो, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते जाओ। समझ रहे हो ना? तो लाइफ में ये सब झटके जो मिलते हैं आपको, आपके पेरेंट्स का जाना या आपके किसी बड़े अच्छे क्लोज्ड किसी का जाना, ये सब बस एक चीज दर्शाता है कि आपके हाथ में इस जिंदगी में कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे किसी किसी टाइम पे। ठीक है। तो आप अपना जो सामने मिल रहा है उसमें बेस्ट करो। इस लाइफ का बस यही फोकस है। ठीक है। एंड डेथ इज अ ट्रूथ जो हमें एक्सेप्ट करना है, यही सच है। ठीक है। खैर, तो परसों रात में पता चला था। तो मैं सुबह सबसे पहले कैसे पहुंच सकते थे दिल्ली, क्योंकि मदर का ट्रीटमेंट उनका दिल्ली में चल रहा था, गुड़गांव में बेसिकली। तो सुबह 8:30 की फ्लाइट होती है, सबसे अर्ली फ्लाइट 8:30 की होती है दिल्ली की। तो तरुण सर भी आ गए थे, मैं भी आ गया था, मैं तो हूँ ही यहाँ पे। तो फिर हम दोनों ने 8:30 की फ्लाइट ली। पटना की हर फ्लाइट डिले है, आधे घंटे डिले हो गई, 10:30 में हम पहुंचे वहां पे। फिर तब तक वो लोग वहां से, एमडी सर का जो घर है ना वो आगरा है। दिल्ली में तो ऐसे रहते हैं, मेन घर उनका आगरा है। तो फिर वहां से वहां के लिए वो लोग जा चुके थे। फिर हुआ कि यार यहाँ भी नहीं मिल पाए। तो फिर वहां से फिर सर्वेश सर की गाड़ी ली। फिर सर्वेश सर की गाड़ी से फिर हम दिल्ली से वहां गए, आगरा। अराउंड 3 to 4 आवर्स लगता है दिल्ली टू आगरा। तो वो 4 घंटे लगे हमें। और फिर जो गूगल मैप का लोकेशन था वो बार बार भटका रहा था। तो भटकते भटकते किसी भी तरह पहुंच गए। फिर एमडी सर के यहाँ पहुंचे थे हम लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास। फिर जब लाइफ में ऐसे झटके मिलेंगे ना, तो 2 ही 3 लोग आपके पास होते हैं जो आपको इस टाइम पे समझ पाएंगे, या आप उनके साथ बेटर फील कर पाएंगे। या तो आपके दोस्त होते हैं, या जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाओ, है ना? तो दोस्त की अहमियत इसी टाइम पे पता लगती है ना? कि दोस्त क्या होता है ना, आप उसके सामने अच्छे से रो सकते हो, आपको शर्म फील नहीं होगा कि मैं क्यों रो रहा हूं। राइट? दोस्त बनाने चाहिए। आई एट दिस एज, पता नहीं अभी फ्रेंडशिप डे बीता है, पता नहीं आप क्या बैंड वैंड बांध के तो आप लोग किए ही होंगे। दोस्त ऐसा होता है, और मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, मुझे बोल लेने दो। मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, मतलब मैं
जैसे अब एमडी सर के साथ हम लोग बहुत साल से जुड़े हुए हैं, हम लोग चारों लोग बहुत साल से जुड़े हुए हैं। आपको दिखता है कि हम काम अभी कर रहे हैं साथ में पिछले 2 साल में, बट बहुत साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे काफी लोग हैं, जैसे एक बायो के टीचर हैं एनके सर, वो पहले से मैं उनको जानता हूँ। जैसे आपके क्रेजी सर हैं, उनको मैं पहले से जानता हूँ। जैसे आपके आदित्य आनंद सर थे लास्ट ईयर, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बहुत पहले से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या होता है, कभी कभी एक साथ, अभी छोटी सी इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, तो मिलो गई 2-3 साल में इधर पलट के उधर पलट के आप किसी न किसी से मिल ही जाओगे। तो अब क्या था उसमें, फिर मैं वहां गया, 5 बज गए वहां पे, ये सब समझाते वो करते हुए, थोड़ा सा पेशेंस दिलाना होता है सामने वाले को कि ठीक है भाई, लोगों को सच रियलाइज नहीं होता है, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ हो। वो उस समय तक तो लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, भगवान ने गलत किया, बट आपको मानना पड़ेगा कि भाई वही सच है। एट द एक टाइम के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो फिर कुछ थोड़ा सा रियलाइज कराने में टाइम लगता है, तो दोस्तों के साथ थोड़ा बैठोगे तो दिमाग डाइवर्ट होता है, फिर आप कुछ और चीजों पे बात कर पाओगे, वो नहीं सोचोगे। वरना पता है क्या होता है, जब इंसान नहीं रहता ना आपके सामने या आपके साथ, जब तक रहता है तब तक तो आप अलग ही घमंड में रहते हो, ह्यूमन नेचर है। गलत गलत नहीं है, वो ह्यूमन नेचर है। तो अलग ही रहते हो कि हाँ सब मेरे हिसाब से है। लेकिन जब वो इंसान नहीं रहेगा ना, फिर फ्लैशबैक चलता है, जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा था, जब मैं वहां था, जब मैं ऐसे था, पूरा फ्लैशबैक चलता है। और फिर फ्लैशबैक में इंसान क्या होता है, अपने को कोसना चालू करता है कि यार मेरे से ये गलती हुई, इसको बेटर बनाया जा सकता था। हालांकि वो बेटर ही है, बट वो इंसान को लगता है ना हमेशा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। तो इसमें जनरली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखोगे जनरली अपने आप को जब आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करोगे, कोसने की कोशिश करोगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इसीलिए एक रूल बनाया हुआ है कि 13वीं, आप जानते हो ना 13वीं होती है, 13 दिन तक आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हैं। हैव यू एवर इमेजिन क्यों? क्योंकि अगर आपको अकेला छोड़ेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपकी हेल्थ, बहुत सारी चीजें डिटेरिएट हो जाएगी। ठीक है, और प्लस उसको धर्म से जोड़ दिया गया, आपको उसको इस तरह से जोड़ दिया गया कि आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों से दूर नहीं होना है, आपको अपने आप में नहीं सोचना है, खुद के कॉन्सियस फील्ड में नहीं चले जाना है। तो खैर वो हुआ 5 बजे। अब ये था कि क्लास भी लेनी है, क्लास कैसे लें, ज्यादा क्लास कैंसिल ही कर सकते। तो फिर प्लानिंग ही, मैं फ्लाइट में बैठे बैठे प्लानिंग ऐसे कर रहा था कि कैसे हो सकता है। तो लखनऊ, आगरा से तो कोई एयरपोर्ट है नहीं, लखनऊ और कानपुर बचता है। तो लखनऊ से कानपुर से पटना के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, ठीक है। तो 5-5 घंटे लग रहा था फ्लाइट से, पहले वो दिल्ली जाएगी, फिर दिल्ली से फिर पटना आएगी, ऐसा टाइप्स घूम के फ्लाइट थी। तो वो नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि यार ट्रेन पकड़ते, ठीक है। और लकीली एक राजधानी चलती है जो रात के 10 बजे वहां पहुंचती है, कानपुर। आगरा से नहीं आती, वो दिल्ली से आती है, दिल्ली से पटना राजधानी आती है, तेजस उसका नाम है, तेजस राजधानी। तो वो तेजस में टिकट थी, लेकिन एक ही टिकट थी और आना 2 लोगों को था, मुझे और तरुण सर को दोनों को आना था, एक ही टिकट थी। तो मेरा वाला कंफर्म हो गया, तरुण सर वाला हुआ नहीं। फिर हमने रिस्क लिया, यार वेटिंग एक दिखा रहा है, चलते हैं। और नहीं तो एक सीट तो है ही, तरुण सर थोड़ा मैनेज कर लेना। तो तो फिर ये डिसाइड हुआ, लेकिन मन में मेरे यही था कि भाई जल्दी से टिकट कंफर्म हो जाए किसी तरह। फिर हम वहां से चले, तो कैब से जो चले, वहां से हमने टैक्सी करी वहां से कि कानपुर, कानपुर वहां से 300 किलोमीटर है, आगरा से 300 किलोमीटर है। तो फिर और 5 बजे निकले थे, और 9:50 की ट्रेन थी कानपुर से। और जब हमने वहां स्टार्ट किया तो गूगल मैप दिखा रहा था 10:30, और 9:50 की ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक, बारिश और ये सब दिखा रहा था। फिर हमने ड्राइवर को बोला कि भैया 500-700 एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन किसी भी तरह 9:45 तक पहुंचा दो, 5 मिनट दौड़ लेंगे स्टेशन पे, लेकिन 9:45 से पहुंचा दो। फिर भैया ने बोला हमारी सीएनजी गाड़ी है, हम तो 80 से ऊपर जा ही नहीं सकते। फिर हाँ, सर्वेश सर अपनी गाड़ी से उधर चले गए ना, उनको भी तो क्लास लेनी ऑनलाइन की। सर्वेश सर अपनी गाड़ी से फिर वहां निकल गए, आगरा से गुड़गांव। फिर हम अपनी गाड़ी से इधर निकले। फिर हमने सर्वेश सर को फोन किया, सर्वेश सर ऐसा करिए, आप अपने पहले हमें गाड़ी दे दीजिए, है ना, हम जाते हैं कानपुर, और फिर आप कानपुर से जाना गुड़गांव। फिर बोले मैं क्लास के बाद पहुंचूंगा अगर कानपुर से गुड़गांव गया तो, है ना। तो फिर हमने बोला कि चलो किसी एक की तो क्लास हो। हम ऐसा मान चुके थे कि हमारी क्लास तो छूट रही है, और कानपुर में हम होटल लेके सोएंगे, हमने यही सोचा था। क्योंकि उस इसके एक रात पहले नहीं सोए थे,
और पूरा दिन भाग रहे हैं, फ्लाइट इधर उधर, और खाई कुछ नहीं। अजीब सी हालत हो रखी थी। फिर वहां से अब ड्राइवर को बोले कि भैया 500-700 एक्स्ट्रा ले लेना। बोलता भैया 1100 रुपये लगेगा। मैंने कहा भैया तुम 1200 ले लेना यार, लेकिन सेफली पहुंचाना है ना, पता लगे कि भाई दिक्कत ही हो गया हमको। और फिर उसको, फिर उसने क्या किया, तो बोला कि भैया एक काम करिए, आप इसमें पेट्रोल डलाइए। फिर 1200 रुपये एक्स्ट्रा लिया, पेट्रोल भी डलवाया। फिर उसमें पेट्रोल फुल कराया। फिर भाई ने 120 पकड़ी, है ना, स्विफ्ट डिजायर, जिसका हर पार्ट से आवाज आ रही थी, है ना, हर तरफ से भाई, हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, अलग सब खटारा है उधर उधर, मतलब होता है ना आपकी यूपी में टैक्सी जैसी मिलेगी, खटारा। और तरुण सर ने पूछा कि भाई तुम्हारा चक्का पंचर हो जाएगा, 120 पे चला रहे हो, इतनी पुरानी गाड़ी, चक्का ब्लास्ट कर जाएगा, फिर सब यहीं पे पड़े मिलेंगे रास्ते में। तो फिर बोला नहीं नहीं, अभी हम 1 महीने पहले ही चेंज कराए। फिर उसने 120 पे पूरा खींचा, वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ना, 2.5 घंटे में लखनऊ वहां पहुंचा दिया उसने। मथुरा से, मतलब आगरा से मथुरा वाले एक्सप्रेसवे पकड़ के एक एक्सप्रेसवे पे लाया। फिर जब हम बीच रास्ते में आए तो मैप दिखा रहा है कि 9:50 पे पहुंचेंगे, है ना। फिर थोड़ा सा राहत आई कि चलो अब ट्रेन के टाइम तक तो पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन को अब बना रहे थे कि 5 मिनट लेट हो जाए बस, लेकिन तेजस राजधानी 5 मिनट पहले पहुंची हुई है वहां पे। कल का दिन एडवेंचरस था अलग। ये राजधानी वाले पता नहीं क्या है, 5 मिनट अलग पहले पहुंचे हुए, 9:45 पे लगे खड़े हैं। हालांकि खुलने का टाइम उनका सेम होता है, खुलेंगे पहले नहीं, पहले पहुंच जाते हैं। फिर वो पहुंचे किसी तरह वहां करके, 9:35 पे भाई ने ले आके वहां पहुंचा दिया। फिर हमारे पास जो पड़ा था हमने निकाल के दिया कि भाई गिनने का समय नहीं है, भागो, क्योंकि कानपुर प्लेटफॉर्म बड़ा है काफी। फिर वहां पे जाके देखिए कि भाई कहाँ, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते कानपुर में ऐप पे दिखा रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4, वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर कुछ और है। तो वहां पे जाके देखे वो आ नहीं रही है जल्दी। फिर वो आया, सेम ही प्लेटफॉर्म था। फिर भगे हम दोनों या दौड़ के, और देखे कि तेजस लगी है। अब हमारी और स्पीड बढ़ा कि भाई खुल जाएगी तो दौड़ के पकड़ नहीं पाएंगे, हम तो पकड़ लेंगे, है ना, हम तो पकड़ लेंगे। दिक्कत सामने वाली पार्टी की है ना, और सामने वाली पार्टी के पास ट्रॉली और था। तो मैंने कहा सर ट्रॉली मुझे दे दो, आप खुद की ट्रॉली का ध्यान रखो, है ना। और हम वहां गए। फिर हम जल्दी जल्दी, और क्योंकि और वहां पहुंचे ना, तो हमें ये था कि भाई दिन भर कुछ नहीं खाए पिछले रात से, भूख लगी बहुत तेज, ठीक है। तो हमने पहले, सबसे पहले सामान रखा, और उससे पहले एक और रिलैक्सिंग मैसेज आ गया कि तरुण सर का टिकट कंफर्म हो गया था, है ना। वो मेरे लिए बड़ा रिलैक्सिंग था, वरना फिर अच्छा नहीं लगता ना कि यार किसी के पैर के सामने आपका सर आ रहा हो। तो फिर वैसे करके हम पहुंचे, 9 वहां तक 45 तक जो उसका टाइम था पहुंच चुका था। 9:50 में आना था, 45 में आ चुका था। हम लोग जल्दी से वो रखे, दोनों का अलग अलग था, एक A2 में था, एक A4 में था। हम लोग पहले को एक ही सीट पे रखो, बाद में पहले मैंने पहले खाना ढूंढो। रीजन बताऊं, उस तेजस ट्रेन में, इतनी बड़ी ट्रेन है, पेंट्री नहीं है उसमें। पटना की ऐसी राजधानी में, भाई साहब राजधानी नाम पे क्या कर रहा है वो, भाई खाने तो दे सकते हैं आप, पेमेंट ले लो, उसमें पेंट्री गाड़ी नहीं है, तो आपको खाना आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। फिर हमने कहा कि भाई बाहर उतरो, ठीक है। मैंने कहा तरुण सर आप सीट पकड़ो, मैं जा रहा हूं बाहर, सेक्रीफाइस। फिर मैं बाहर गया। फिर तब तक तरुण सर ने ना बैठे बैठे वहां पे, उनका एक भाई है विनय, तो उनको फोन किया कि यार ई कैटरिंग वाले से ऑर्डर कर दो। तो ई कैटरिंग वाले क्या होते हैं कि आपको स्टेशन पे जो IRCTC की होटल होती है उससे डिलीवर कर देते हैं। भाई वो 5 मिनट वाला के डिलीवर किया है। 9:55 की जगह 9:57 पे ट्रेन खुली है, 55 पे हमारे खाना मिला है। भाई हम खाना खाए, जो हम पढ़े हैं उसके बाद। सुबह जब लोग जा रहे थे ना 4:50 में, जब यहाँ पे 4:50 में पहुंची है ट्रेन, तब मेरी नींद खुली है। सब जब हल्ला कर रहे हैं कि हाँ पटना आ गया, पटना आ गया। कुली आगे पूछ रहा है सामान है, हमने कहा यहीं उतरना भाई, सामान नहीं है, हम ही है सामान। फिर हम वहां आए, बारिश हो रही है सुबह सुबह। यहाँ ओला उबर वालों की देखो टशन, बोलते कि सर अंदर नहीं आएंगे, पार्किंग लग जाएगा, बाहर आइए। हम कहे यार भीग जाएंगे भाई, बाहर कैसे आए, नहीं मंदिर के पास आइए, वही खड़े हैं। फिर कैंसिल किए, फिर उबर किए, वो भी नहीं आ रहा, नहीं हम तो बाहर ही आए। फिर हम बोले भाई तुमको 100 रुपये एक्स्ट्रा पार्किंग देंगे। अब आया वो,
अब आया है, फिर वो आया, फिर छोड़ा, फिर मैं पहले ड्रॉप किया, मैंने कहा सर कैब बदलना मत किसी भी तरह। वो फिर दूसरे स्टॉप पे सर को उतारा, फिर बस 2 घंटे की नींद ली, सुबह फिर 8 बजे नीचे वाली बैच में प्रकट हो गए आपके सामने। तो ये कल की जो जर्नी रही है भाई, एडवेंचरस। हालांकि अगर मैं नहीं जाता तो ना मन में गिल्ट हो जाता हमेशा कि यार अगर आप दोस्त के देखो, भले आप हैप्पी मोमेंट से मत रहो, उसके बर्थडे में मत जाओ, उसकी शादी में स्किप कर सकते हो, बट उसकी जब सैड मोमेंट्स है ना, उसको आपकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पे रहना बहुत जरूरी है। इस मामले में मैं थोड़ा रिश्ते थोड़ा ज्यादा निभाता हूं। तो आप पूरे संकल्प ग्रुप में आप किसी को पूछोगे यार कौन सबसे रिश्ते, कोई भी मेरे पीछे पूछ लेना, तो आई एम द वन। हर शादी, हर फंक्शन, हर बर्थडे, हर मैरिज एनिवर्सरी मैं, आई एम कांस्टेंट, मैं चेंज नहीं हो रहा वहां से। ठीक है, दूसरा, हाँ यार ये लाइफ के हैप्पी मोमेंट से एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब समय होगा, चलो भाई, वहां छूट गया था, वहां मेरे पास आया तो था बट मैं कार्ड में गया नहीं, फॉर सेवरल रीजंस, वो अलग रीजन है उसका। हम अपना शादी करेंगे नहीं ना भाई, चलो। हाँ, तो ऐसे ही है, तो थोड़ा आज गला फंस रहा है, जब नींद कम होती है तो गला फंसता है, तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। लिखो टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और आज दिक्कत और है, 3 क्लास और है, 4 क्लास सॉरी, तो शाम के 8 बजे फ्री होंगे। उसके बाद देखो क्या नींद आएगी, वही सोच के पढ़ाने का मन कर रहा है कि नींद बड़ी अच्छी आएगी आज। लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में यह था कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बेटा साइलेंस, कंपाउंड में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया। फिर हमने पार्ट 2 किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप अलग है, तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ये कहता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अराउंड अगर बिहेवियर डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से डिफरेंट प्रॉपर्टी, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड एटम बदलने से डिफरेंट प्रॉपर्टी, तीसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट से अगर आप पास करोगे, पीपीएल से अगर आप पास करोगे, तो फिर डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। इसके बाद पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर सब कुछ समझ आ जाएगा। डेफिनेशन लिखिए, कंपाउंड्स विच शो डिफरेंट बिहेवियर, बेटा बात नहीं, कंपाउंड्स विच शो different behavior, compounds which show different behavior towards plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के खिलाफ अगर आप बिहेवियर देखो, इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, कंपाउंड्स विच शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझा दो, यही आ रहा होगा, तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो और एक हेडिंग डालो, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। और पूरे अच्छे से मैं पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट को समझा रहा हूं, और जब तक मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊं लिखना मना है। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट, बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले उसको समझो। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने जो किया उसको समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, सनलाइट लिया, सनलाइट जो आपको मिलती है यूवी रेज HLU, तो ये सनलाइट लिया, या फिर सनलाइट के जैसा ही एक सोडियम लैंप होता है, सनलाइट वाला लाइट ही सोडियम लैंप प्रोड्यूस करता है। सनलाइट से क्या येलो लाइट आती है, येलो लाइट जैसा लाइट ही सोडियम लैंप प्रोड्यूस करता है लेबोरेटरी में। तो या तो बच्चों यहां पे हम सनलाइट ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, या फिर बच्चों आप
सोडियम लैंप ले सकते हैं। अच्छा, सोडियम लैंप को समझने का बेहतरीन तरीका है भाई, आप स्ट्रीट लाइट देखो जिससे येलो कलर आता है, सोडियम लैंप ही है। कैसे? सोडियम जो होता है, आपने पढ़ा है एस ब्लॉक में, अंदर आपके पूर्वजों के जमाने में ये चैप्टर हुआ करता था, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो सोडियम था वो गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करता था। कैंडल लाइट पे जब हम उसको लाते थे तो सोडियम जो है वो गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो सोडियम लैंप भी गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करता है, विच इज सिमिलर टू सनलाइट। तो अगर सनलाइट है तो या तो आप डायरेक्ट सनलाइट ले लो, या फिर अगर लैब में सनलाइट चाहिए तो फिर सोडियम लैंप से आप सनलाइट जैसा लाइट प्रोड्यूस करते हो। अब सनलाइट जैसे लाइट की खासियत है कि ये वाला लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशंस ऑफ दिस लाइट इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, लाइट कौन सा वेव है भाई? ट्रांसवर्स वेव पढ़े हो क्या? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है? ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब एक लाइट में ही दिख रहा है आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन होना। तो ऑर्डिनरी लाइट जो सनलाइट होती है और सोडियम लैंप होता है, उसमें भी मल्टीपल डायरेक्शन में आपके पास वाइब्रेशंस होती है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है मल्टीपल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो जो सनलाइट और सोडियम लैंप से मिलता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। और ऑर्डिनरी लाइट की खास बात होती है वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन। इसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को इन्होंने निकोल प्रिज्म से पास किया। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो ध्यान से सुनना। इसीलिए इस ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास किया है? तो ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म से क्यों पास किया समझते हैं। निकोल प्रिज्म जो है ये खास तरह का प्रिज्म है जो बना होता है कैल्साइट से। अब कैल्साइट की टेंडेंसी होती है, कैल्साइट सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने स्पॉन्ज देखा है, जो साइकिल की सीटों में, मोटरसाइकिल की सीट में, सोफा की सीट में जो लगा होता है स्पॉन्ज, उसको अगर आप पानी उसके ऊपर डालो तो क्या पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा? वैसे ही कैल्साइट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही सनलाइट देखा एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। समझ रहे हो? तो कैल्साइट से बना हुआ प्रिज्म को क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। अच्छा, कैल्साइट क्या होता है भाई? व्हाट इज कैल्साइट? जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना जानते हो आप, चूना, उसी का क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्या बोलते हैं? कैल्साइट। और ये प्रीवियस ईयर एम्स में है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3 को क्या बोल देते हैं? कैल्साइट। और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3 जो कैल्साइट होता है, ये एब्जॉर्ब करता है ऑर्डिनरी लाइट को। इसीलिए आप ध्यान दो, तो जब नया नया मकान बनता है तो उस पर चूना लगवा देते हैं। रीजन, जो आपकी लाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो आंखों में ज्यादा रोशनी पड़ेगी, आंखें खराब हो जाएंगी। इसीलिए चूना क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो निकोल प्रिज्म जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट। तो जब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं इस निकोल प्रिज्म से पास करूंगा तो क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा? सब कुछ सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इस निकोल प्रिज्म में क्या होता है, एक जैसे स्लिट, जानते हो स्लिट क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट क्या होता है? एक वर्टिकल ओपनिंग होता है। वर्टिकल ओपनिंग, एक होल होता है। इस निकोल प्रिज्म से एक वर्टिकल ओपनिंग होती है, बहुत पतला सा ओपनिंग होता है, वेरी थिन वर्टिकल ओपनिंग। निकोल प्रिज्म में बेटा वेरी थिन वर्टिकल ओपनिंग। इस निकोल प्रिज्म में, अच्छा वर्टिकल ही रखते हैं, स्टैंडर्ड है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट स्टैंडर्ड सेट है कि वर्टिकल आपको बनाना है। और इसमें हल्का सा होल होता है, वर्टिकल होल होता है, आर पार आप देख पाओगे, एकदम एक आंख बंद करोगे तो आर पार दिखता है इस निकोल प्रिज्म से। अच्छा, तो जब ऑर्डिनरी लाइट सारे डायरेक्शन का है वो तो इसमें अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो वर्टिकल वाला है वो इससे आर पार निकल जाएगा, क्योंकि वो वहां तो कैल्साइट नहीं है ना, वहां तो ओपन एंड है, आर पार देख पा रहे हो, वहां कैल्साइट नहीं है। तो वर्टिकल एंड वाला जो लाइट है इसको बोलते हैं प्लेन, फिर क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड, और फिर क्या बोलते हैं? लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो, अगर वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में हो तो क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरी लाइट।
अगर वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन में हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खास बात होती है वाइब्रेशन इन सिंगल डायरेक्शन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, ऑर्डिनरी लाइट लिया। ऑर्डिनरी लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में था। हमें हर डायरेक्शन वाला नहीं चाहिए, हमें सिंगल डायरेक्शन वाला चाहिए। क्यों चाहिए, ध्यान देना बोर्ड पे। सिंगल डायरेक्शन वाला जो है ना, इसका डिफ्लेक्शन आसानी से आप नोट कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब सारे डायरेक्शन में है, तो वो डिफ्लेक्ट हुआ तो पता भी लगेगा क्या? पूरा पूरा गोल गोल घूम जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बट अगर लाइट सिंगल डायरेक्शन में है, वो रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, पता लग जाएगा। लेकिन अगर लाइट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, वो रोटेट हुआ तो आपको पता नहीं लग पाएगा। तो रोटेशन पता लगना चाहिए, इसलिए आपको प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में लाइट चाहिए। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गया। प्लेन पोलराइज लाइट को फर्दर हम पास करते हैं बेटा पोलारीमीटर ट्यूब से, इसीलिए इसको पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट बोला गया है। इस पीपीएल एक बार जब बन गया तो देखो यहां से यहां तक का कोई काम नहीं है भाई, यहां से यहां तक बस ये लैब में होता है और कोई काम नहीं है। इस पे एक आध बार क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सोडियम लैंप से लेते हैं कि नहीं, ये भी बहुत पुराने 90s का क्वेश्चन है। 90s में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे। अब जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आरएस वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंसोमर डायस्ट्रोमर वाले क्वेश्चन आते हैं। बट अगर पैटर्न रिपीट हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, तो यहां से यहां तक का कोई काम नहीं है। अब जो हमारा काम है वो प्लेन पोलराइज लाइट मिल गया। अगर ये घूम गया ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ये नहीं घूमा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को आप पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हो। पोलारीमीटर ट्यूब का जो लेंथ होता है बेटा, ध्यान रखेंगे डेसीमीटर में होता है, यूनिट के साथ। लेंथ जो होता है पोलारीमीटर ट्यूब का वो डेसीमीटर में रखते हैं। पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन हुआ पड़ा रहता है। पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा होता है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाके रख दिया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के रखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के जो सॉल्यूशन बना है। अब ये सॉल्यूशन है तो कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा भाई। 10 ग्राम पर सीसी है या 10 ग्राम पर एमएल है, कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन रखते हैं। बताऊंगा क्या है कंसंट्रेशन का, कहां यूज है बताऊंगा। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो बेटा ध्यान रखना है ग्राम पर सीसी। और आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर सीसी ही एमएल है, सीसी ही एमएल है, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सीसी और ग्राम पर एमएल। क्यूबिक सेंटीमीटर ही मिलीलीटर होता है ना। तो देख लो यहां पे कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल में लिया जाता है, ठीक है। अब इस प्लेन बोर्ड पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला, इसको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया। तो कई बार देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। पहले तो ऐसा था वर्टिकल, क्लॉकवाइज बेटा थीटा एंगल रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। कई बार ऐसा देखा गया, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल गया तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। बेटा घूमना इंपॉर्टेंट है ना, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमना इंपॉर्टेंट है। अगर ये घूम रहा है तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, एक्टिव है। अगर घूम रहा होता है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अभी पढ़ेंगे कैसे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये घूमा तो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है जो नहीं घूमता है। कई बार प्लेन पोलराइज लाइट एज इट इज मिल जाता है, जैसा था प्लेन पोलराइज लाइट वैसा ही मिल जाता है। कई बार पीपीएल जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हुआ तो घूम गया क्लॉकवाइज, कई बार लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, कई बार एज इट इज रह जाता है। तो जब एज इट इज रह जाता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब एज इट इज घूम जाता है तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड दिखाएंगे जो पीपीएल के टुवर्ड्स अलग बिहेवियर शो करेंगे।
पीपीएल के टुवर्ड्स अलग बिहेवियर का मतलब या तो पीपीएल क्लॉकवाइज घूम सकता है या तो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो देखो हो गया ना डिफरेंट। तो अगर पीपीएल को डिफरेंट घुमा पा रहा है मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और अगर पीपीएल को घुमा ही नहीं पा रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पीपीएल को घुमा रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, अगर पीपीएल को नहीं घुमा पा रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज बस उसके बाद नोट करना, एक चीज आती है यहां पे, ये जो थीटा एंगल हो रहा है, थीटा एंगल ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये थीटा एंगल है ये किस पे डिपेंड कर, कैसे पता चलेगा 60 डिग्री घूमेगा, 120 डिग्री घूम जाएगा, 50 डिग्री घूम जाएगा, 10 डिग्री घूमेगा? 6 चीजों पे डिपेंड करता है। जो थीटा होता है, थीटा यहां पे लिखे थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, किस पे डिपेंड करता है? बोर्ड पे। थीटा एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है? थीटा एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन, अब ध्यान रखना इसको रटना नहीं है। देखो क्या यहां के बाद ही तो थीटा होगा? इससे पहले थीटा तो आ ही नहीं सकता भाई, थीटा तो आता ही प्लेन पोलराइज लाइट में, तो इसके बाद आएगा। तो इसके बाद सबसे पहले क्या आया? लेंथ ऑफ द पोलारिमीटर ट्यूब। तो सबसे पहला जो होगा लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा अब आप कहोगे सर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो पढ़ना ही नहीं है। कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशन है? नो आइडिया। लेंथ ऑफ पोलारिमीटर ट्यूब। अच्छा लेंथ ऑफ पोलारिमीटर ट्यूब का यूनिट बता दो, डेसीमीटर होता है। अच्छा पोलार, ये जो पीपीएल है, पीपीएल क्या इतना पाथ कवर कर रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर करना है तो इसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ पोलारिमीटर ट्यूब, को ब्रैकेट में लिख लेना, इसको बेटा पाथ लेंथ भी बोलता है। पाथ लेंथ, पूरा वो पाथ कवर कर रहा है, उतना लेंथ कवर कर रहा है पीपीएल। अच्छा दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पोलारिमीटर ट्यूब में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में दो चीज आ गया, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। आ जाओ, तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस लिखो, सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट है वो। अच्छा सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, पोलर सॉल्वेंट में कुछ और, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कुछ और, तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो पीपीएल के आगे जितनी चीजें हैं उन सब पे डिपेंड कर रहा है बेटा। एंगल ऑफ रोटेशन किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? पीपीएल के आगे जो भी चीज है, क्या क्या है? लेंथ ऑफ द पोलारिमीटर ट्यूब, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। मान लो आपने लेस डेंसर कंपाउंड ले लिया तो उसका पीपीएल कुछ अलग, मान लो ज्यादा डेंस कंपाउंड ले लिया उसका पीपीएल कुछ, उसका डेविएशन कुछ अलग। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पे भी डिपेंड करेगा, और यही पूछा गया है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं, 13-14 में पूछा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक बात है। अच्छा एक और चीज यहां के बाद और कुछ है भाई, ये लिख ही लिया, ये लिख ही लिया कंसंट्रेशन भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ ही गया सॉल्यूशन के अंदर, और क्या बचता है? दो और चीजें ध्यान दीजिए। टेम्परेचर पे एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। आप ऐसे ध्यान रखो, स्टेबलाइजर देखा है? स्टेबलाइजर में वो देखा है जो जीरो पे होता है, जीरो पे पहले ऐसे होता है, जैसे ही उसमें लाइट आती है वो वोल्ट चेंज करता है, वोल्टेज डिफ्लेक्शन होता है। वैसे ही बेटा पोलारिमीटर, वैसे ही बेटा पीपीएल है, पीपीएल पहले जीरो पे रहता है, जैसे ही इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला ये डिफ्लेक्शन करता है, इधर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ गया तो क्या डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है? भाई वोल्टेज बढ़ गया तो क्या 250 तक चला जाता है वो, और वोल्टेज कम है तो 100 पे 200 पे ही रहता है। कहने का मतलब जितना एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। तो यहां भी जितना एनर्जी दोगे, जितना टेम्परेचर, हीट एनर्जी, जितना टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और दूसरा ध्यान रखना बेटा, है तो ये लाइट ही, ये आ कहां से रहा है? ऑर्डिनरी लाइट से ही तो निकला है, ये है तो लाइट ही, आया कहां से? ऑर्डिनरी लाइट से तो आया है। अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन वो ज्यादा ही कराएगा। तो वेवलेंथ ऑफ दी लाइट सोर्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब इसको जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। वेवलेंथ 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके अलावा कहीं डिपेंड नहीं करता है। आप एक क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर्स थीटा डिपेंड्स, एग्जाम्पलर खोलेंगे मिल जाएगा आपको, और वो लाइन से 4 ऑप्शन ऊपर वाले दिए गए, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए, चौथा ऑल ऑफ दीज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के जबरदस्त पूछा जा सकता है।
इस पे आएगा आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसके बाद लिखोगे कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। जल्दी लिखो। टेस्ट का रिजल्ट आ गया आपका, लास्ट वाले का? यार टेस्ट का रिजल्ट गड़बड़ दिन पे आता है, मैं होता ही नहीं उस दिन। थर्सडे को, मैं वेंसडे को कराता हूँ। पटना 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 13 जेई 13 नीट। हर्ष कौन है? तुम ही हो। और ये प्रियांशु कौन है? तुम हो। और आदिल कौन है? तुम हो। वाह, लड़कियां एक भी नहीं है, बहुत बढ़िया, टॉप 3 में। लवली कौन है? सचिन। सचिन कौन? अच्छा, ठीक है। मेहनत करो लड़कियों, नाम डुबा रहे हो। एक है बेचारी, वो तुम लोगों का नाम रोशन कर रही है। नाइस यार, नंबर तो तुम्हारे अच्छे हैं। सबसे कम तुम्हारा केमिस्ट्री में ही है, गधों। 165 नंबर आया है तुमको, ये फिजिक्स में होना चाहिए था। प्रियांशु का भी 165 ही है, वाह। आदिल का भी। भाई तुम नाम डुबाओगे क्या? भाई केमिस्ट्री में 180 चाहिए अगली बार, ठीक ना? तुम्हारा 145 क्यों भाई? ये देखो प्रियांशु का बायो में तुम कैसे कम कर सकते हो भाई? तो मैं क्यों रिजल्ट पढ़ रहा था आपको पता है? देर इज अ कैश प्राइज फॉर 1 2 3 स्टूडेंट्स मेरी तरफ से, ताकि आप भी मोटिवेट होके आए उस कैश प्राइज को लेने के लिए। ठीक है, मैं कितना देखता हूँ वॉलेट में कितना है। ज्यादा है भाई, इतना नहीं दूंगा। कितना होना चाहिए? 5 लाख? चलो, शक्ल देखिए तुम्हारी, 5 लाख। बेटा, 1000 मैं खुद के लिए रख लेता हूँ यार, घर से मिलेगा नहीं। तुम लोग को पैसे दूंगा तो तुम पार्टी करोगे क्या? नहीं ना? बुक, अरे फर्स्ट वाले को 2000 रुपए दे देते, सेकंड वाले को 1000 रुपए दे देते, थर्ड वाले को 500 रुपए दे देते, है ना? थोड़ा सा डाइवर्सिटी अगली बार से और ठीक करेंगे। लो भाई, आ जाओ, आ जाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए। लो भाई, पकड़ो। चलो, और तुम खुश रहो, खुश रहो। और वो करना, सेकंड वाला आ जाओ। ये कौन गया? थर्ड वाला कहाँ है? आदिल, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। तुम वहीं बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो, ये ले लो। इसको खर्च मत करना, राइट? क्या होता है, कई चीजें प्रीसियस हो जाती हैं। मेरा एक स्टूडेंट था कोटा में, वो वो ऐसे ही मैं उसको पैसे देता था प्राइज मनी की तरह, जस्ट अ मोटिवेशन। तो उसने सारे पैसे ना लास्ट में इकट्ठे करके रखे थे, और एक उसका था कवर बना के रखा था, उसमें रखे जाता था, रखे जाता था। लास्ट में उसके पास कुछ 17 18 हजार रुपए हो गए थे सारे टेस्ट में लाके, मतलब। तो वो प्राइज के दिन लेके आया कि सर ये है, ये मैं जब स्टेथोस्कोप खरीदूंगा तो इसी से खरीदूंगा। तो वो बड़ी अच्छी चीज थी वो। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए भाई, ऐसे मोटिवेटेड रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया। तुम पढ़ो, बाकी सपोर्ट मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम पढ़ो बस।
हो गया पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। तुम्हारा कहां है रैंक? 10। एक B1 का बच्चा है जो पहली बार टेस्ट दिया था, 310 नंबर आया था। अभी उसका चौथा टेस्ट है, ही इज ऑन 620। बस वो कर रहा है जो उसको बताया जा रहा है, वो करे किए जा रहा है। ठीक है, 310 से 620 पे आ सकता है इंसान, और वो अभी देखना वो 700 वाले रेंज में आ जाएगा। तो B1 में भी आज मैंने मोटिवेट किया थोड़ा सा, वाटा वाटा प्राइज, ताकि लोगों को लगे इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू शुड बी अप्रिशिएटेड। चलो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया। तुम्हारा अलग उधर चल रहा है कुछ उस टेरिटरी में बेटा। अब पता है मैंने कहां से सीखा? जब मैं पढ़ता था ना करियर पॉइंट में, तो वहां पे क्या होता था, टॉप 20 स्टूडेंट्स का एक बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग के बाहर फोटो लगाते थे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो वो फोटो लगने की जिद होती थी। बहुत छोटे थे उस समय, नहीं पता होता था, बस ये जिद से पड़ जाते थे हम कि फोटो लगनी है यार वहां पे, फोटो हटनी नहीं चाहिए। हर 15 दिन पे टेस्ट होता था, अपनी फोटो कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी लड़कियां भी तो पास कर रही हैं उधर से। तो इसलिए मोटिवेशन था भाई कि वहां कांस्टेंट होना चाहिए, रियल मोटिवेशन। फिर उसके चक्कर में काफी दिक्कतें भी हुई लाइफ में, वो नहीं बताऊंगा ना, तुम बिगड़ जाओगे फिर। कुछ राज जो है ना वो इंसान के साथ ही चला जाना चाहिए, वो वैसे ही कुछ राज है। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखिए। अगला हेडिंग डालोगे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगली बार के टेस्ट में ओनली एंड ओनली आइसोमेरिज्म आएगा, ओनली एंड ओनली आइसोमेरिज्म। अब टेस्ट शायद इधर हो या अगली बार हो, नो नो, बट जो भी होगा आइसोमेरिज्म आएगा पूरा। स्टेटस में क्या लिखा था? बेसिक वाला सब आ रहा है। हाँ, वो तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा, बट मेजर जो होगा 90% क्वेश्चन कहां से आएंगे? आइसोमेरिज्म से। आइसोमेर लिख लिया यहां तक? कितना समय लगा रहे हो भाई? एक तो टूट कैसे गया? BN सर को बोलो थोड़ा कम चलें इस पे। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन आया आज मेरे साथ सुबह सुबह? मेरी गाड़ी में कौन आया था? कहां? आप ही आए थे सुबह सुबह? हाँ मैं शक्ल ही भूल गया, देखो। हाँ इनकम टैक्स है। वो मुझे मिल गया बेचारा, बारिश में भीग रहा था, मैंने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर आज उसको मर्सिडीज की राइड दी मैंने। सोचो, अब वो भीग रहा था, क्या करोगे आप? मैंने कहा चलो भाड़ा ले लूं, 10 रुपए है गधो। चलो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट किधर से आते हैं? वहीं जाके खड़े रहोगे तुम। मैंने बस नहीं ली है बेटा, और वो तो अच्छी बात है कि लड़का था, अदरवाइज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लड़कियों को बस एक बार सिलेक्शन के बाद, ठीक है, लड़के तो बैठ सकते हैं यार, आ जाना। चलो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया होगा, ऐसा उम्मीद है। हो गया पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया। दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, या तो कैल्साइट पूछेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म, या फिर थीटा पूछेगा, ठीक है। अच्छा, जो क्लॉकवाइज होता है ना, इसका भी नाम होता है। जो क्लॉकवाइज होता है
जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा इसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ही स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बेटे इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी। आपने सेट्रिजीन खाया है कभी? उस पे लिखा होगा बेटा लीवोसेट्रिजीन, वो यही वाला फॉर्म है बेटा। अगर डेक्स्ट्रोसेट्रिजीन दिया जाए इट एक्ट्स एज अ पॉइजन। लीवो रोटेटरी, तो इट इज लीवोसेट्रिजीन। लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी एल और माइनस। डी और प्लस, एल और माइनस। अच्छा, जो डी और एल होता है क्या यही डीएल डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज होता है क्या? दैट इज कैपिटल डी, वो अलग है, अभी पढ़ना है। दैट इज कैपिटल डी, वो पढ़ना है, ये वाला नहीं है वो। चलो लिखो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। लिखो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कुल मिला के देखा जाए तो दो ही कंडीशन अगर है कंपाउंड में तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है बेटा, ध्यान से, पहला कंडीशन ये है कंपाउंड को अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा। कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है तभी वो पीपीएल को रोटेट कर पाएगा। सिमेट्रिकल कंपाउंड कभी पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन आता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड के पास बेटा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अच्छा, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा? बराबर बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। अगर इक्वली इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया सिमेट्री हो जाएगा। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अगर अनसिमेट्रिकल है ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अगर कोई मान लो सिमेट्रिकल दिख गया तो कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 ये कहता है, ध्यान से देखना, कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए। मतलब कंपाउंड का जो इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, इक्वल पूरे पूरे अच्छे तरह से ढकना नहीं चाहिए। कंडीशन नंबर 2 से पहले बोर्ड पे देखो, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं और यहां पे मैंने एक प्लेन मिरर डाल दिया। प्लेन मिरर में ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां है तो इमेज डिस्टेंस भी बेटा यहां आ जाएगा। अब देखो बोर्ड पे करना क्या है, ऑब्जेक्ट को बोर्ड से निकाल लो। इमेजिन करो ऑब्जेक्ट को मैंने बोर्ड से खींच के बाहर निकाल लिया और मैंने इमेज के ऊपर रख दिया, तो क्या पूरी तरह से ढक देगा? फिर से देखो, ऑब्जेक्ट को बेटा मैंने बोर्ड से निकाल लिया और मैं इमेज के ऊपर ले जाकर रख दिया, तो क्या पूरी तरह से ढक लेगा? अगर पूरी तरह से ढक रहा है इट इज सुपर इंपोजेबल। अगर पूरी तरह से ढक रहा है मतलब यहां पे क्या सुपर इंपोजेबल हो जाएगा। और सुपर इंपोजेबल का मतलब हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इंपोजेबल। अच्छा, एक और बात, मान लो मैं ए बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी में है, ए बना रहा हूं। ए का मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है नॉन सुपर इंपोजेबल है? पहले ही मिरर इमेज बनाओ, तो ऐसा है तो इसका इमेज ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली ये दूर है तो दूर वाला ऐसा बन जाएगा, और ये तो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये मिरर इमेज बन गया। अब ध्यान से देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को बेटा बोर्ड से खींच के बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको मिरर के ऊपर चिपका रहा हूं, क्या पूरे पूरा चिपक रहा है? पूरा पूरा चिपक रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है? सुपर इंपोजेबल है या नहीं है? सुपर इंपोजेबल है, ये भी सुपर इंपोजेबल है। अच्छा, अगर एक काम बताओ, मान लो मैं हाथ को लेता हूं, आपका हाथ, क्या गंदा हाथ बनाया यार। ये देखो कितना खूबसूरत आप ही का हाथ है ये, है ना? ये लेफ्ट हैंड है भाई आपका।
अब बेटा ध्यान से देखना, इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं, इसका मिरर इमेज में बना रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस यहां पे फील हो जाएगा। खराब बन गया ना, कह रहे छी कैसा बन गया। हाँ भाई यही है ना ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे ये लेफ्ट हैंड है, और बेटा अगर आप राइट हैंड से खाते हो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस दिख रहा है। अगर मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो क्या ढक रहा है नहीं ढक रहा? क्या दोनों थंब नहीं ढक पा रहा? तो सुपर इंपोजेबल है नॉन सुपर इंपोजेबल? दिस विल बी नॉन सुपर इंपोजेबल। भाई कुछ भी अगर नहीं ढक पा रहा इट मींस इट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। ठीक है ना? जो आपका हैंड है, कोई भी हैंड बनाओ, अगर आप इसका मिरर इमेज ले रहे हो पूरी अच्छी तरह से नहीं ढक पाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल। अच्छा अगर मैं बेटा मान रहा हूं एस लिख रहा हूं, क्या ये सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है? देखते हैं। देखो ऐसा है तो इसका मिरर इमेज बेटा ऐसा बनेगा, और इधर है तो इसका मिरर इमेज बेटा एस का मिरर इमेज 2 बन जाएगा। एस का मिरर इमेज 2। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं बेटा इसको निकालूं और इसके ऊपर रखूं तो क्या कवर करेगा नहीं करेगा? कवर करेगा नहीं करेगा? इसको निकालो और इसके ऊपर रखो, नहीं करेगा ना? तो क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया? तो दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल। वाह, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया। अच्छा अगर मैं बताऊं, मैं बोल रहा हूं सी, सी जो है सुपर इंपोजेबल है नॉन सुपर इंपोजेबल है? तो सी का उल्टा सी बन जाएगा। अगर मैं इसको रखूं तो क्या ये ओ बन जाएगा? अगर मैं इसको उखाड़ूं और इसके ऊपर ले जाकर चिपका देता हूं तो ये तो ऐसे पड़ा है, और सी जब लाओगे तो इधर से आ जाएगा, तो सुपर इंपोज नहीं कर पाया। नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ नहीं हुआ? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया है। नेक्स्ट, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना, या तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो जाए, या तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। या तो कंपाउंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज रखे तो भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंडीशन नंबर 1 के बाद कंडीशन नंबर 2, कंपाउंड शुड हैव, लिख लीजिए अब, कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। कंपाउंड के पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा तो आपके पास आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर सुपर इंपोजेबल आ जाए, अगर सुपर इंपोजेबल आ जाए मतलब कंपाउंड जो है इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा क्या मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। सही तो है। हाँ देखना ध्यान से, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है मतलब उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। दोनों को रिलेट करो, कंपाउंड में अनसिमेट्री आ रहा है, उसका मिरर इमेज कभी भी सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। तो दोनों मिला के एक ही कंडीशन बनी, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है ना, उसका मिरर इमेज हमेशा ही आपको क्या आ जाएगा? नॉन सुपर इंपोजेबल। और मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है, क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। इन दोनों को मिला के एक छोटा सा रूल यहां पे लिखते हैं, आप लोग लिख डालो, कुछ है नहीं नया। या तो अनसिमेट्री अगर कंपाउंड है, अनसिमेट्री, अनसिमेट्रिकल अगर है तो इसका मतलब है उसका मिरर इमेज हमेशा ही नॉन सुपर इंपोजेबल, उसका मिरर इमेज हमेशा ही नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होता है। एमआई का मतलब मिरर इमेज है बेटा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो हमेशा ही सुपर इंपोजेबल आएगा। ये मैंने आगे की नॉलेज से आपको बता दिया, आपको ये फील होगा थोड़ी देर बाद। अच्छा अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है या अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अगर सुपर इंपोजेबल है और सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव? इनएक्टिव। फटाफट से लिख डालिए बेटा।
तो जो हमारे यहाँ एक केमिस्ट्री के टीचर हैं और सुभाष सर, देखिए जानते हो, सुना सुना से लग रहे हैं नाम। तो सुभाष सर की शादी के 6 महीने हो गए कंप्लीट। तो उन्होंने पार्टी वार्टी दी थी फ्रेंडशिप डे के दिन। आप भी मांग सकते हो जहां वो दिखे तो। वो बड़े दिलदार आदमी, दे भी देते हैं थप्पड़। क्या? दिसंबर में? 1 साल होने के बाद? अरे यार, तुमको यार, तुम हमारी बातों पर भरोसा रखो, है ना? मत करो, फिर क्या करना है? मेरा क्या जा रहा है, मत करो भाई। नहीं दिख रहा है कुछ? एंगेजमेंट वाला अफवाह झूठा है कि सच्चा है? दिसंबर में एंगेजमेंट है? हमें क्यों नहीं पता चल रहा है बात? देखो, सुधांशु सर की केमिस्ट्री पे भरोसा रखना, बात बाकी। सुधांशु सर ना भरी भरी मीटिंग में झूठ बोल देते हैं, और हम पता लगता है ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था बोलना है, फिर भूल गए वो। फिर बाद में बोलते, देखे फंसा दिया ना। चलो लिखो, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। अगर उनको ऐसा बोले कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मैं छुपा रहा हूं, बीएन सर ने नीचे वाले बैच में बोल दिया कि सर की एंगेजमेंट हो गई है, छुपा रहे हो। मैंने कहा एंगेजमेंट हो गई है और रिंग नहीं पहना है, मुझे दुनिया से छुपा दिया जाएगा। इतनी हिम्मत किसी लड़के की है नहीं। पता है क्या इल्जाम लगता है आपके ऊपर लड़कों? अच्छा, एंगेजमेंट के बाद तुम रिंग नहीं पहनना चाह रहे हो, तुम्हें और ऑप्शन देखना है क्या? तुम अभी भी वैसे ही दिखाना चाहते हो दुनिया को? मैंने कहा नहीं, इन सब चीजों से दूर रहो भाई। सिंगल एंड बेस्ट एंड हैप्पी। हो गया होगा, उम्मीद कर यही है आपकी। चलो, अब यार आपको यह देखना है कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कब होगा। आपको कंपाउंड देख के यह पता चल जाना चाहिए कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कब होगा, या कंपाउंड का अनसिमेट्रिकल का मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कब होगा। ठीक है, बस यही देखना है। एक नोट लिखेंगे इसके बाद। नोट नोट ये होगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब होता है, नोट में आपको लिखना है, अगर आपके पास कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एब्सेंस ऑफ लिखना, बोथ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पीओएस नहीं है तो देखो सर अनसिमेट्री हो ना, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सारे के सारे एब्सेंट होने चाहिए। अब आपको समझ में आओगे सर ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है। लिख लीजिए हेडिंग, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज मस्ट। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना मस्ट है भाई। आइए एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कर देते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देखो आपके सिलेबस में 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ना है, होता 4 है, पढ़ेंगे 2। एनसीईआरटी में 2 ही है, आज तक 2 से बाहर नहीं आया। तो लिख लेंगे, पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पॉस। पॉस। और दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉस। बड़े बड़े नाम को देखो कैसे छोटे छोटे में, तुम भी तो बड़े नाम को छोटे में कर देते हो बाबू। नहीं, अरे मैं उसको नहीं बोल रहा, तुम लोग उसको छेड़ देते हो यार। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आ जाओ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हो आप? एओएस। और चौथा होता है आपके पास ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये दोनों सिमिलर से नहीं है।
एक्सिस और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है दोनों सिलेबस में नहीं है, लिखिए और भूल जाइए। आपके सिलेबस में केवल दो हैं, पॉस और कॉस। आइए पॉस पढ़ते हैं, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉस को पढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉस को पढ़ते हैं। सुधांशु से तुम्हें गाने सुना रहे, मैंने सुना, पता नहीं तुम तो हुए ना हमारे। उनसे बोलना सर हर निजी जिंदगी की चीज बच्चों को नहीं बतानी होती है ना, ये जिंदगी आपकी है, आप अपने पास रखिए। तुम हुए ना हमारे फिरते हैं मारे मारे, ये तो सुधांशु सर की अपनी जिंदगी है, गुस्सा हो जाते हैं। चलो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक वर्ड में हमेशा के लिए याद रखोगे, ऐसा याद रखो कि अगले जनरेशन को खुद पढ़ा पाओ। वीटी सर को पैसे देने की जरूरत आगे नहीं है, ठीक है ना। तो फ्लो बिगाड़ देते हो यार, इतना तो समझदार हो ना। आओ भाई, सिलेबस में नहीं है, क्या करोगे आप सिलेबस समझ के, उसको छोड़ो, आ जाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा समझो खुद के बच्चों को खुद पढ़ा पाओ। अगर कंपाउंड कट रहा है और इक्वल इक्वल बट रहा है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहला रहा है। अगर कटेगा और इक्वल इक्वल बटेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। बोलो समझ में आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, इमेजिन करते हो आप, सोचते हो, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मतलब अगर प्लेन वर्टिकल है तो इसका इधर और इधर दोनों सेम आना चाहिए, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर और नीचे, प्लेन डायगोनल है इधर और इधर सेम आना चाहिए, प्लेन ये वाला डायगोनल है इधर और इधर सेम होना चाहिए। एक और प्लेन होता है, कॉपी दो। अब ये एक प्लेन होता है, देखो मान लो आपका एक कंपाउंड बनाता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे एक्स, यहां पे वाई, यहां पे जेड और यहां पे कुछ डब्ल्यू। अब मुझे बताओ ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके पास आया होगा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। दोनों ही प्लेनर है भाई, दोनों प्लेनर है ना, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब प्लेनर, इसका मतलब कंपाउंड प्लेनर। और कंपाउंड प्लेनर होता है इसी को बोलते हैं कोप्लेनर। कंपाउंड अगर पूरे पूरे sp2 हो जाए, कंपाउंड क्या हो जाएगा? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो मान लो ये आपका एक प्लेन है, पहला कार्बन यहां है, डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन यहां है, पहले कार्बन से एक्स और वाई, दूसरे कार्बन से जेड और डब्ल्यू, ये प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है? मान लो यहां पे एक्स 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 कर दो, चारों सेम कर दो, ठीक है। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या वर्टिकल हो सकता है? बीचों बीच काट दो, क्या इक्वल इक्वल आ रहा है? भाई लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है ना, एक्स के सामने एक्स, नीचे वाले एक्स के सामने एक्स, ठीक है। भाई ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ऊपर वाला एक्स के सामने नीचे वाला एक्स, ऊपर वाले के सामने नीचे वाला एक्स। एक ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इधर डायगोनल वाला इधर डायगोनल के सामने। एक ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इधर वाले के सामने इधर वाला। एक और जो मुझे विजुअलाइज कराना है, ये प्लेनर है, प्लेनर है, क्या मैं इस प्लेन को बीचों बीच काट दूं? भाई ये प्लेनर है ना, सी डबल बॉन्ड सी। आप इसको एज्यूम करो थर्मोकोल का कंपाउंड है, थर्मोकोल का सी डबल बॉन्ड सी बना हुआ है, क्या थर्मोकोल के बीचों बीच ऐसे काट सकते हो? इसी को बोलते हैं बेटा स्लाइस पीओएस, काटोगे इक्वल इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? अगर एक कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड मोटा कंपाउंड है, तो मोटा कंपाउंड है तो उसको बीचों बीच भी तो काटा जा सकता है। जैसे आप लकड़ी काटते हो आरी से, है ना, जो आरी वाला कट है वही तो है ये स्लाइस पीओएस या मोलिकुलर पीओएस, या इसको बोलते हैं सैंडविच पीओएस। सैंडविच क्या होता है बेटा? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मसाला, मसाला वाले प्लेन से काट दो, ऊपर ब्रेड इक्वल टू नीचे ब्रेड, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया, वही आया बेटा। ये सैंडविच की तरह जूम करो, सैंडविच है, आगे ब्रेड पीछे ब्रेड, काट डालो, आलू काट डालो बेटा, आलू का कटता ही है बेटा। चलो बेचारा बीच में फंस गया हो।
चलो नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन लिखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स, इमेजिनरी प्लेन, पॉज का डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है, इमेजिनरी प्लेन, ये रियल नहीं होता है। इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स मोलिक्यूल, समझाऊंगा अभी सारे पीओएस, अभी बस हिंट दिया है। मोलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में अगर मोलिक्यूल को डिवाइड कर दे, वैसे प्लेन को क्या बोलते हैं, पीओएस। बेटा शांत। इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स मोलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से, एक ऐसा प्लेन जो मोलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले, उसको क्या बोल देते हैं, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉज हो गया होगा, है ना। आ जाओ, अब यहां पे देखना ध्यान से, सब लोग बोर्ड पे देखना, बस आपको अभी सोचना है, लिखना नहीं है। मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन, जरा ध्यान से, मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, जल्दी से बता दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कोई ऐसा प्लेन आपको दिख रहा है जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा? वर्टिकली दिख रहा होगा, ये देखो, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट है, लेफ्ट में बेटा इधर चोंच बन रहा है, राइट में भी चोंच बन रहा है, बराबर ही है ना। अच्छा यार, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी तो है, देखो इधर और इधर बराबर है, इधर ऊपर चोंच बन रहा है, इधर नीचे चोंच बन रहा है, क्या इधर और इधर सेम है क्या, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड में आपको सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक दिख जाए, दैट इज कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। फिर से देखिए, कंपाउंड में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, आपको क्या देखना है, केवल एक, कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख गया, मतलब कंपाउंड क्या हो गया, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हो गया तो सुपर इंपोजिबल, सुपर इंपोजिबल का मतलब इनएक्टिव। आया समझ में? कंपाउंड में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, या आगे जाके पढ़ेंगे एक भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, कहीं भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिख जाए, या पीओएस या सीओएस, एक भी, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सिमेट्रिकल। हालांकि मैं सारे विजुअलाइज करा देता हूं, क्योंकि आपको पता नहीं ना किसको क्या चमकेगा, सारे विजुअलाइज कर लो। जैसे मान लो मैंने बनाया साइक्लोब्यूटेन, इसमें बताओ मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच के बताना। सब लोग बोलो, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है, ये वाला डायगोनल दिख रहा है, क्या आपको बेटा स्लाइस भी दिख रहा है? गलत दिख रहा है बेटा। कहां sp2 है भाई, कहां sp2 है? वो sp2 प्लेनर में होता है ना, सैंडविच या स्लाइस, या वो तो sp2 प्लेनर में होता है, यहां थोड़ी आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला साइक्लोपेंटेन, अब मुझे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? वर्टिकल है ना, और कोई है क्या? हॉरिजॉन्टल है क्या? बेटा एक बार बना के देखो, हॉरिजॉन्टल में ऊपर चोंच बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा। ये देखो बेटा, इधर मैंने वर्टिकल सोचा, देखो ऊपर की तरफ चोंच बन रहा है, नीचे दो कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, ये वाले में भी नहीं बनेगा, तो केवल यहां पे एक। अच्छा यहां पे सैंडविच दिख रहा है क्या? यहां पे स्लाइस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, sp2 होगा तब आएगा, यहां तो सिंगल बॉन्ड है, सारे sp3 है। समझ में आया? अच्छा मान लो मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कितने हैं बेटा? साथ साथ है, हम साथ साथ है, इधर आओ। क्या बेटा ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको चमका? लेफ्ट में दो कार्बन, राइट में दो कार्बन। बेटा ये वाला चमका क्या? ऊपर दो कार्बन, नीचे दो कार्बन। अच्छा ये वाला चमका क्या? ऊपर दो कार्बन, नीचे दो कार्बन। अच्छा और भी चमक रहा है क्या? बेटा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो चमकना चाहिए, ये भी तो है। अच्छा ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो चमकना चाहिए, ये भी तो है। ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो चमकना चाहिए, ये भी तो है। तो एक पीओएस है, कई सारे। इसमें मुझे बताओ 6 पीओएस आपको दिख रहे हैं?
तीन तो कार्बन कार्बन को काट रहा है और तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड को काट रहा है। बोलो हाँ या ना। तीन कार्बन कार्बन से पास हो रहा है और तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास हो रहा है। हो गया? अलग अलग लिख के बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा ना? अच्छा, तो इसमें बेटा बहुत सारे पीओएस दिख गए। एक और चीज, मान लो बेटा मैंने बनाया यहां पे सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे बना दिया बेटा Cl, यहां पे बना दिया H, यहां पे बना दिया Br और यहां पे बना दिया बेटा I। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से। चलो इसको हटाओ अभी, H और H बनाओ सारे। सब लोग देखो, वर्टिकल पीओएस सबको दिखा नहीं दिखा? बेटा बोर्ड पे वर्टिकल पीओएस है या नहीं है? वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल पीओएस है या नहीं है? ऊपर नीचे बराबर है। डायगोनल पीओएस है या नहीं है? बराबर है। ये वाला डायगोनल पीओएस है या नहीं है? वो भी है। और बेटा sp2 है क्या? अगर sp2 है तो बेटा ऐसे भी काट सकते हैं क्या? क्या वो आलू वाला कट है? सैंडविच वाला कट है? तो बेटा यहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ स्लाइस पीओएस बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? कटरीना कैफ वाला नहीं, दूसरा वाला स्लाइस पीओएस। या फिर बेटा इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सैंडविच की तरह ब्रेड को अलग अलग करने वाला पीओएस। या फिर बेटा एनसीईआरटी में एक नाम लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है मोलेक्यूलर पीओएस। स्लाइस पीओएस, मोलिक्यूलर पीओएस या फिर सैंडविच पीओएस, तीनों बात एक ही है। और कई सारे आपको दिख गए होंगे, देखो हॉरिजॉन्टल भी बना लो, वर्टिकल भी बना लो, डायगोनल भी बना लो, कई सारे हैं, और स्लाइस भी बना लो। जब भी sp2 आ जाए तो समझ लेना ये थर्मोकॉल का बना हुआ, इतना मोटा है, थर्मोकॉल का इतना मोटा मोलिक्यूल है, और आपने ऐसे बीचों बीच कट कर दिया, ऊपर वाला ब्रेड नीचे वाला ब्रेड अलग हो गया। आए समझ में? क्लियर है? अच्छा, नहीं नहीं लिख लो बेटा, लिख लो, यहीं पे लिखेंगे एक नोट। अगर कंपाउंड में सारे पीओएस देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेटा एक भी पीओएस दिख जाए मतलब कंपाउंड क्या हो गया? सिमेट्रिकल। नोट यहां पे लिख रहा हूं, इफ कंपाउंड हैज एटलीस्ट वन पीओएस। बेटा आज दिमाग आपको चलाना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कंपाउंड के पास बेटा कम से कम एक पीओएस हो जाए, इफ कंपाउंड है एटलीस्ट वन पीओएस, देन कंपाउंड को क्या बोल देंगे? सिमेट्री या अनसिमेट्री? कंपाउंड इज सिमेट्री या अनसिमेट्री? सिमेट्री। कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। अच्छा, कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो सुपर इंपोजेबल होगा नॉन सुपर इंपोजेबल होगा? सिमेट्री मतलब सुपर इंपोजेबल, एस फॉर सिमेट्री, एस फॉर सुपर इंपोजेबल। अच्छा, अगर सुपर इंपोज कर जाए तो बेटा एक्टिव रहा कि इनएक्टिव रहा? हाँ यार, एक्टिव रहा इनएक्टिव रहा? इनएक्टिव रहा बेटा। जैसे मान लो आप लोग बड़े अच्छे भी दोस्ती यारी मनाए होंगे फ्रेंडशिप डे में, फ्रेंडशिप डे आप लोग मनाए होंगे, बैंड वैंड बांधे होंगे एक दूसरे को, और यही दोस्त एक दूसरे के आगे जाके बैंड बजाने वाले हैं, है ना? क्या वो क्या होता है? अच्छा, बड़े सीधे बन रहे हो तुम। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ये जो फ्रेंडशिप बैंड तुम बांधे हो ना, यही लोग बैंड बजाएंगे आगे जाके तुम्हारी, इसीलिए नहीं बांधे हो। बढ़िया बेटा। तो देखो क्या होता है कि आप लोग अभी बड़े सीधे सीधे लोग हो, बड़े दोस्त यार हो, जाओ हंसी हंसते खेलते लोग हो, फिर आपकी एक टाइम के बाद किसी डॉक्टरनी से शादी हो जाएगी, फिर किसी डॉक्टरनी से शादी हो जाएगी, फिर जो मिरर इमेज है वो सुपर इंपोज करने लगेगा, फिर इनएक्टिव हो जाओगे बेटा। हम किधर बनना है? हमारी तरह नहीं बनो बेटा। हाँ भाई, बीएन सर की तरह रहो, ट्रिपल बॉन्ड बन गया है उनका, समझ रहे हो? उनकी बेटी बड़ी प्यारी है, उनकी देखिए आप लोग, कभी लाई थे यहाँ पे क्या? अच्छा, इंस्टाग्राम देखिए। अब जैसे मेरे उसमें ना क्रॉक्स में लाइट जलता है, वो अभी लाइट हटा दिया मैंने, मेरे क्रॉक्स में लाइट जलता है, तो मैं रात में घर जाता हूँ कभी कभी, तो उसको बस क्रॉक्स नीचे बैठ जाएगी और क्रॉक्स लेके वो ऐसे ऐसे दबाते रहेगी उस पर,
उसमें लाइट जल रहा है, उसको नया लगता है कि इसमें चप्पलों में कैसे लाइट जल सकता है। बच्चे हैं बेचारे, बड़ी क्यूट है, उसका नाम है गौरी। गौरी, गौरी बड़ी बड़ी प्यारी सी है। आप लोग भी बेटा भारत के पॉपुलेशन में खूब योगदान दीजिए, है ना, हमारी तरह ना रहें। आओ भाई, इफ कंपाउंड के पास एक भी पीओएस हो जाए तो कंपाउंड क्या है, सिमेट्री हो गया। सिमेट्री हो गया तो सुपर इंपोज कर जाएगा, सुपर इंपोज कर जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बेटा किसी को लाइफ में सुपर इंपोज नहीं करने देना है, इनएक्टिव हो जाओगे। बोलो, आपको बिल्कुल नहीं समझ आया क्या बोले। अब बता रहे हैं, आ रहे हैं उस पे, नंबर ऑफ पीओएस कैलकुलेशन पे भी आ रहे हैं। इसीलिए नोट लिखा है, अगर आपके पास एक पीओएस हो गया, एक पीओएस भी हो गया तो कंपाउंड सिमेट्रिक। आपको सारे पीओएस देखने की जरूरत नहीं है, एक भी पीओएस आपने देखा, फिर भी हम लोग पीओएस कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन पहले सिंगल सिंगल पीओएस देखते हैं, फिर पीओएस कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। चलो आ जाओ, ये आपने लिख लिया है, इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना। एक कंपाउंड इसमें है जो आपको लिखना है। इधर आइए बेटा, मान लो बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड, यहां पे बस बस इधर आओ। अगर मैंने एक कंपाउंड बनाया जो कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, मुझे बस देख के बता दो पीओएस है या नहीं है। है ना। अभी देखो ये वाला पीओएस दिख रहा है बेटा, इधर ऊपर चोंच बन रहा है, इधर बन ही नहीं रहा, नहीं है ना। अच्छा भाई, हाँ तो नीचे बन रहा गलत है ना भाई, सामने सामने होना चाहिए। ऊपर चोंच बन रहा है, इधर भी ऊपर बनेगा, तब इक्वल इक्वल बेटा। समझ में आया नहीं आया, देखते देखते। हॉरिजॉन्टल में देखो, बताओ, इसका चोंच बन रहा है, इसके नीचे नहीं बन रहा ना, तो नहीं होगा। अच्छा, डायगोनल क्या, डायगोनल क्या बेटा, अगर दिल दिल में आ रहा है तो बेटा कर डालिए इसको। क्या सेम है, नहीं ना बेटा, इधर क्लोज चोंच है, इधर ओपन चोंच है, यहां क्लोज चोंच है, इधर ओपन चोंच है। समझ आया, तुम्हारा ध्यान बेटा चोंच पे अटक गया बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटकना चाहिए। पीओएस है या नहीं है, नहीं है ना। देख लो आप कैसे भी, ये वाले में मेजॉरिटी कंफ्यूजन होता है। देखो क्या होता है, देखो ये क्लोज्ड नीचे की तरफ हो रहा है, ये क्लोज ऊपर की तरफ हो रहा है ना। दोनों बराबर है क्या, नहीं, आमने सामने बराबर पड़ने चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए। हो गया। अगर मान लो उसी का मैं भाई बना दूं ऐसा, क्या ये सुपर इंपोजेबल है, सेम नहीं है, सेम ही है वैसे। चलो ठीक है भाई, तुमको सेम है तो मत बनाओ। चलो भाई, अब क्वेश्चंस के बरसात होने वाली है, तैयार रहिए। क्या टाइम हो गया, नहीं कोई बात नहीं, 15 मिनट और पढ़ेंगे, पढ़ो। सारे पीओएस के क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क दे दूं क्या, डिस्कस नहीं करूंगा कल। चलो 15 मिनट करो बेटा। आपको नंबर ऑफ पीओएस नहीं देखने, आपको बताना है कोई भी पीओएस आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। आ जाओ, पहले वाले में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी दिख रहा है, वर्टिकल है ये, हॉरिजॉन्टल भी दिख रहा है, डायगोनल भी दिख रहा है, ये डायगोनल भी दिख रहा है, सैंडविच भी दिख रहा है, बहुत सारे पीओएस दिख रहे हैं। इधर आओ, है या नहीं है या नहीं है बेटा। क्या सैंडविच वाला है, आलू वाला है बेटा, ये sp2 है ना, ये sp2 है ना। और इसके बाद देखो, एटम का मतलब है स्फेरिकल बॉल, एटम का मतलब है स्फेरिकल बॉल, ये वाला एटम है स्फेरिकल बॉल। और बेटे क्या आप इस स्फेरिकल बॉल आलू को तो काट रहे हो, दो पार्ट में कट गया, सारे इक्वल इक्वल पार्ट में कट गए, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल नहीं है, लेकिन क्या स्लाइस है बेटा, आलू है। अगला है बेटा, ये वाला है कि नहीं है, वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्यों, कार्बन के नीचे
ये वाला कार्बन के नीचे नहीं होगा ये वाला। लेकिन ध्यान दो, आलू भी तो है, आलू भी तो है भाई, sp2 है ना, ये sp2 है ना, ये स्फेरिकल बॉल, ये स्फेरिकल बॉल, ये है, ये सारे आलू की तरह कट जाएंगे बेटा, सैंडविच की तरह कट जाएंगे बेटा, विधि का विधान है। आओ बेटा, क्या यहां पे आपको स्लाइस पीओएस दिख रहा है? अगले वाले में आ जाओ। स्लाइस भी दिख रहा है और यहां पे रुको रुको, स्लाइस भी दिख रहा है और वर्टिकल, वर्टिकल भी दिख रहा है। यहां पे बेटा ऑल मतलब हॉरिजेंटल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है और स्लाइस भी दिख रहा है। चलो लास्ट वाले में, हॉरिजेंटल है कि नहीं ये बताओ, हॉरिजेंटल है कि नहीं? ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आया, हॉरिजेंटल तो नहीं है। वर्टिकल है कि नहीं है? ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आया, नहीं है। डायगोनल देख के बताओ जरा, डायगोनल देख के बताओ। एक सेकेंड, डायगोनल क्या है? ये बॉन्ड को डायगोनली काट दो, डायगोनली है या नहीं है? नहीं है बेटा, यहां इसके सामने ऑक्सीजन है, इसके सामने नहीं है, यहां इधर ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, तो बेटा डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल लोग गलती करते हैं, यहां से काटना चालू करते हैं, ये देखो सर कार्बन के सामने कार्बन, अरे नहीं बेटा, डायगोनल बॉन्ड करता है, एटम नहीं, डायगोनल बॉन्ड करता है। चलो तो इसमें लेकिन स्लाइस तो है, आलू है क्या बेटे? ये आ जाओ, इसमें हॉरिजेंटल है कि नहीं? हॉरिजेंटल है कि नहीं? हॉरिजेंटल है ना भाई, हॉरिजेंटल है। अच्छा स्लाइस भी है क्या? वर्टिकल भी है क्या? वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल है, स्लाइस है। आगे बढ़ो, कितने पीओएस हैं? काउंट द नंबर ऑफ पीओएस। 6 गधे हैं बेटे, 7 होगा। एक बार सब लोग बोर्ड पे देखो, इधर बेटा बोर्ड पे, क्या ये सबको दिख रहा है? एक पीओएस दिख रहा है, दे ध्यान से, क्या ये दूसरा पीओएस दिख रहा है? क्या ये तीसरा पीओएस दिख रहा है? क्या ये चौथा पीओएस दिख रहा है? क्या पांचवा पीओएस दिख रहा है? क्या छठा पीओएस दिख रहा है? क्या आलू भी दिख रहा है? 7 पीओएस हो जाएंगे। क्यों बेटा? sp2 है ना, सारे सारे sp2 है, तो क्या ये ब्रेड हो गया? ब्रेड ब्रेड बीचों बीच काटा जा सकता है, तो यहां पे बेटा एक नहीं 7 पीओएस हैं। अपने को तो केवल एक चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन, आप कोई भी एक पीओएस बताओ, काउंट मत करो, एक पीओएस बताओ बेटा। सैंडविच तो बाद में सोचो, क्या ये भी तो है? दिस इज ऑल्सो पीओएस और सैंडविच भी है, तो 2 पीओएस हो गया, एक ये वाला और एक स्लाइस वाला, 2 पीओएस हो गया। नेक्स्ट, इसमें कितने पीओएस हैं? 7 बेटा, 7 है नहीं है? 7 नहीं है? 7 नहीं है बेटा, आ जाओ देखते हैं। ये पीओएस सबको दिखा? पहला चीज, ये पीओएस दिख रहा होगा, एक आलू दिख रहा होगा, 3 पीओएस दिख रहा है, हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड स्लाइस, हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड स्लाइस। बेटा दिल तो मानता ही नहीं ना मेरा, दिल फिसल जाता है बेटा। इधर आइए, क्वेश्चन दिखा, आओ एक बार। जब भी आपको ऐसा दिख जाए sp3, sp3 प्लेनर होगा क्या? sp3 प्लेनर होगा क्या? sp और sp2 प्लेनर होते हैं, बाद बाकी सारे नॉन प्लेनर हो जाते हैं। sp और sp2 ये प्लेनर होते हैं, बाद बाकी सारे नॉन प्लेनर हो गए। अब ये नॉन प्लेनर है, दिख कुछ और रहा है कुछ और, इसका है जो बनाता हूं, देखो ध्यान से। क्या ये बेटा एक हाइड्रोजन ऐसा होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऐसा होगा, तीसरा हाइड्रोजन बेटा आपकी तरफ होगा और चौथा हाइड्रोजन बेटा डैश की तरफ होगा? क्या मैंने ये सिखा रखा है? बेटा 4 पेन दे दीजिए, कोई भी जल्दी से फटाफट।
हाँ, आइए ध्यान से देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है बेटा पीछे की तरफ, ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, ये मैंने इसको मान लिया हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये मैं ब्लैक वाले कार्बन को लगा दिया। देखो ये दोनों हाइड्रोजन पहले विजुअलाइज हुआ कि नहीं, वेज डैश भूल जाओ, बॉन्ड विजुअलाइज हुआ कि नहीं sp3 का। अब वेज का मतलब बेटा एक आपकी तरफ लगा हुआ होगा, वेज का मतलब एक आपकी तरफ लगा हुआ है, यही तो है बेटा, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, और वेज का मतलब क्या आपकी तरफ लगा हुआ है, और देखो डैश का मतलब क्या आपसे दूर लगा हुआ है, डैश का मतलब क्या हो, ये हो जाएगा आपसे दूर लग गया, यही तो है sp3, यही तो है। हाँ यही तो है बेटा sp3, ध्यान से देखो, यार कैसे बिगड़ गया। हाँ हाँ भाई देखो, देखो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन लेफ्ट वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला वेज आपकी तरफ है, और वो वाला डैश की तरफ है। अब देखो बेटा मैं काटना स्टार्ट कर रहा हूं, काटूं, बेटा ध्यान दो, अगर मैं ये वाला प्लेन से कट करता हूं, ये वाला प्लेन से कट करता हूं, तो वेज आगे और डैश पीछे है कि नहीं है, अगर मैं ये वाला प्लेन से कट कर देता हूं तो वेज आगे डैश पीछे, ध्यान देना, अगर मैं इस वाले प्लेन से कट करता हूं तो ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल इक्वल कट गया, वो जो गोले वाला हाइड्रोजन इक्वल इक्वल कटा नहीं कटा, और देखो क्या इसके बीचों बीचों पास हो जाएगा, वेज आगे डैश पीछे, समझ में आया नहीं आया, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, जब भी sp3 आएगा आपके पास नॉन प्लेनर होता है तो बीच में कार्बन होता है, ठीक है भाई, ऊपर आपका हाइड्रोजन है, ये ऊपर हाइड्रोजन बना दिया, चलो ग्रीन वाला हाइड्रोजन मान लेते हैं, ग्रीन वाला हाइड्रोजन मान लिया, ठीक हो गया। अब ये लेफ्ट वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैंने ऐसे लगा दिया, क्या यही है लेफ्ट वाला हाइड्रोजन, ठीक बात है यहां तक। वेज का मतलब क्या आपकी तरफ निकला हुआ है, तो वेज बेटा मैंने आपकी तरफ निकाल दिया, वेज आपकी तरफ निकाल दिया, डैश का पीछे की तरफ निकल रहा है, तो डैश को बेटा मैंने पीछे की तरफ ऐसे ऐसे निकाल दिया, क्या ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जो सर्कल बनाए ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यार वो मॉडल छूट गया आज, वरना कल ले आऊंगा मैं उसको, बेचारे को मिस कर रहा हूं, चलो कल पढ़ाएंगे यार तुम। ये लो, ये किसका था, चलो भाई एक्स, बहुत पढ़ाना है भाई तुम्हें।